हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। तो चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज संडे था, शाम को सब शाह हाउस में जमा थे। ऐसे में खाने से पहले फ्राइडे की आमद ने मेरोसा को खुशगवार हैत में मुब्तला कर दिया था। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा ये तो तुम्हारी वाली स्ट्रीट है, इसलिए सोचा कि तुमसे मिलता जाऊं। फ्रेडी सादगी से बोला था। आदि भी फ्रेडी को अचानक देखा हैरान हुआ था, मगर मेहमानदारी का तकाजा निभाते हुए उसे फ्रेडी को खाने पर रोक लिया था। जबकि मैविश भी गौर से इस दुबले पुतले पतले कम सुन लड़के को देखने लगे थे। उस दिन के बाद से वो मेरोसा से कुछ नहीं बोली थी, मगर उनकी सर्द नजरें जब उसकी तरफ उठती थी उनमें अजीब सा नाकाबिले फहम तासर फैला हुआ था, जिसे मेरोसा समझने से कासर थी। वो तो बस इसी बात पर खुश थी कि मेरोसा ने उसे उस दिन के बाद से कुछ नहीं कहा था। फ्रेडी बामुश्किल खाने पर रुका था और कल सबके साथ आने का वादा करके चला गया था। फिर अगले दिन शाम को अभी शहरियार साहब और आदि ऑफिस से आकर बैठे ही थे कि जारोश अचानक ही बिन बताए अनिका को साथ ही वे शहरियार मेंशन चली थी। मुझे माफ कर दे भाईजान, लेकिन खुदारा मेरे बेटे के किए की सजा मुझे मत दें। अम्मी पापा के बाद आप ही और आप ही हमारे लिए उनकी जगह पर हैं। बाकी दोनों बहनों तो मुल्क से बाहर हैं। यहाँ आप ही के साथ मेरा है ही कौन? मेरी बहन और आप ही मेरा मेका है। खुदा के लिए मुझे मेरी बहन से लग ना करे। आदि बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ रिजवान ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया, मगर उसके किए की सजा अपनी हाला को मत दो। मैं वादा करती हूँ कि रिजवान को दोबारा अब कभी यहाँ नहीं आएगा। मुझे तो अपनी बहन से मिलने की इजाजत दे दो। तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी चीज का वास्ता। मैविश बोलते बोलते आदि और शाहजहा साहब के पैरों में गिर गए थे, जिस पर वो दोनों फौरन उठ खड़े हुए थे। आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज मुझे गुनाहगार मत करें। डैड, उन्हें समझाएं प्लीज। आदि अपने सामने खड़े हुए शाहजहा साहब से बोले, जिन्होंने एक नजर कुछ दूर खड़ी बीवी पर डाली थी, जो बहन को देखकर खामोशी से आंसू बहार थी। फिर अपने कदमों में बैठी हुई जरोश के सर पर हाथ रखा। उठ जाए सरोश, ये सब मत करें। आप मैविश की ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी मेरी छोटी बहनों जैसी हैं। लेकिन अगर आप अपने बेटे की ढंग से तरबियत करती तो आज यूं उससे किसी के सामने बैठकर रोने की नौबत ना आती। बहरहाल आपका और निका जब दिल चाहे आप मैविश से मिलने आ सकती है, मगर रजवान मेरे घर की दहलीज पार ना कर पाए, ये याद रखिएगा। शारिया साहब कतीयत से बोलते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे, जबकि आदि भी एक नजर माँ और हाला पर डालकर अपने पास खड़ी रोसा का हाथ थामकर अपने रूम की तरफ चला गया था। उनके जाते ही दोनों बहनों ने मुस्कुरा कर दूसरे को देखा था और अपने मसनूई आंसू साफ करने के लिए उनकी प्लानिंग आखिरकार कामयाब रही थी, जिस पर अनिका ने भी शुक्र की सांस ली थी कि अब उस पर दोबारा शहरियर मैंशन के दरवाजे खुल गए थे। फिर एक हफ्ता पल के झपकते ही गुजर गया। स्नान एक एक दिन अपनी सारी बहनों के घर रुका था और आहर के 3 दिन वो मराठ हाउस गुजार कर आखिरकार चारों बहनों को रोता छोड़कर वापस कनाडा चला गया था। साथ ही बहनों को भी तसल्ली देकर गया था कि उसके वापस जाने के बाद मम्मा पापा भी पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगे। इस दौरान सब कुछ ही नॉर्मल रहा था, सवाए मैविश के रवैये के, जो जरूरत से ज्यादा ही खामोश हो गए थे। इस दौरान फ्रेडी और हैजल कई बार मिरोसा से मिलने आ चुके थे और फिर स्नान के जाने के बाद इसी शाम को अचानक फ्रेडी मिरोसा से मिलने चला आया था। मिरोसा, अब स्कूल तो तुमने छोड़ दिया और इतनी छोटी सी उम्र में शादी भी कर ली, आगे क्या इरादे हैं? क्या पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी? जहां तक मुझे जाता तुम तो कहती थी कि तुम कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है। अब बिना पढ़ाई के कैसे अपना कैरियर बनाओगे? फ्रेडी और मिरोसा लॉन्च में पड़े सोफे पर आमने सामने बैठे बातें करते, जबकि इसी वक्त ऑफिस आया हुआ आदि फ्रेडी की बात सुनकर अंदर आते आते बाहर रुक गया था और पर्दे के पीछे खड़ा हो गया था। वो मिरोसा का जवाब सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि मिरोसा अपने मुस्तकबिल को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि वह पहले ही उसके बारे में सोच चुका था कि वो मिरोसा की पढ़ाई दोबारा शुरू करवाएगा। मैंने क्या सोचना है? तुम्हें लगता है कि अब मैं पढ़ पाऊंगी? पहले तो पापा ने इतनी छोटी सी उम्र में मेरी शादी करा दी। 17 साल कोई उम्र थोड़ी होती है शादी की। तुम्हें पता है फ्रेडी, मुझे अभी दुनिया घूमनी है, पढ़ना था, अपना कैरियर बनाना था, मगर अब जैसे मैं बंद सी गई हूँ। आदि के साथ इस घर से जाते हुए हैजल भी हंसती थी। मुझे तो कि अभी इतनी सी उम्र में शादीशुदा हो गई हूँ। हस्बैंड नाम का दम छला अपने साथ लगा लिया। मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं उसका 100 का मोहब्बत के चक्कर में फंस गई हूँ और मेरा इस सबसे दम नहीं घुटता। कह रही थी कि मेरी उम्र की लड़कियां ये प्यार मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़ती, खाती पीती मस्त रहती हैं। स्टडीज, फ्रेंड्स, आउटिंग, पार्टीज, लॉस्ट ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ फन एंड बॉयज फ्रेंड्स भी। हा हा हा, मिरोसा हंसने लगी थी, जबकि आदि के दिल में क्षण से कुछ बूटना टूटा था। क्या मिरोसा उसके साथ बंध गई थी और वो उसके लिए दम चला था? उसकी मोहब्बत से मिरोसा का दम घुटने लगा था। आदि के अंदर उससे ज्यादा हंसने की सकत नहीं थी, इसलिए वह झटके से पलट कर लाउंज से नहीं घर से निकल गया। मगर फ्रेडी
सच कहूँ तो आदि मेरी जिंदगी है, वो मेरे दिल के धड़कनों में बसती हैं। मैं उनके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। उनकी मोहब्बत मेरे लिए घुटन नहीं है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। और मुझे जो भी करना है उनके साथ रह कर करना है। पढ़ाई शुरू करूंगी मगर आदि की परमिशन से, और मुझे पूरा यकीन है आदि मुझे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करूंगी, एक बड़ी सी बुटीक खोलूंगी, अपना कैरियर बनाऊंगी। आदि मेरा पूरा साथ देंगे क्यों वो मेरे हस्बैंड ही नहीं बेस्ट फ्रेंड भी है। और यही मैंने हैजल से भी कहा कि मुझे आदि के रूप में दूसरी हैजल मिल गई है। मेरोसा हंसते हुए चमकती आंखों से बोलती, जिस पर फ्रेडी मुस्कुरा दिया था। इरादे तो बहुत ही नेक है तुम्हारे, बेस्ट ऑफ लक माई फ्रेंड। फ्रेडी मेरोसा से हाई फाई करता बोला था, जबकि वो दोनों इस बात से अनजान थे कि इन दोनों की बातें आदि के सिवा कोई और भी मन्नो अन ना सिर्फ सुन चुका था, बल्कि आदि को घर से बाहर जाता हुआ देखकर पूरे इसरार अंदाज में मुस्कुराता हुआ दीवार की आड़ में बनी हुई सीढ़ियों से ही पलट गया था। एंजल, मुझे परसों काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। आदि ने अपने सीने पास हाथ रखकर लेटी हुई मिरोसा के बाद से हिलाते हुए कहा था, जो दिन में अपनी नींद पूरी करके अब जाग रही थी। आदि की आवाज सुनते ही झटके से उठकर नाकाबिले यकीन अंदाज में उसका चेहरा देखने लगी। वो आंखें बांध के लेटा था। आदि, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं? मिरोसा ने हैरत से उसकी बंद आंखों को देखते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस एंजल, मसला क्या है आपके साथ? आप मुझे जाने क्यों नहीं देती कहीं? हाँ, ये कौन सा डर है जो जिसको आपने खौफजदा किया हुआ है? आप अपने घर में हैं, किसी जंगल में नहीं जो इस कदर डरी सहमी रहती हैं। आप मुझे बता ही दें कौन से खौफ है आपके अंदर जो आप मुझे खुद से दूर नहीं होने देती? क्यों मुझे बांध कर रखा हुआ है आपने खुद से? बताएं। आज शाम फ्रेडी और मेरोसा की बातें सुनकर वह बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। उस वक्त इसलिए उसका लहजा बहुत ही तलख था। उसने मेरोसा की तरफ देखने से भी गुरेज किया था कि कहीं वो उसका उदास चेहरा देखकर कमजोर ना पड़ जाए। मगर तभी उसे अपने पैरों पर नमी का एहसास हुआ था। उसने चौंका जरा सा सर उठाया था। मेरोसा उसके पैरों पर पेशानी रखी रो रही थी। उसे यूं अपने पैरों पर झुके हुए देखकर वो झटके से उठ बैठा था। एंजल, ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? उठे, जल्दी से खड़ी हो। आदि उस अपने पैरों पर पड़ी हुई देख कर बुरी तरह से दहल गया था। ये क्या कर रही थी वो? उसकी जगह आदि के दिल में थी, कदमों में नहीं। उसके दिल की सबसे ऊंची मसनद पर बरजमान थी। वो मर कर भी उसे अपने कदमों में झुकता हुआ नहीं देख सकता था। आदि, मुझे छोड़कर मत जाएं। अगर आप मुझे छोड़कर गए तो मुझे डर है कि फिर मैं आपसे हमेशा के लिए बिछड़ जाऊंगी। फिर कभी आप मुझे नहीं देख सकेंगे और ना मैं आपको देख पाऊंगी। प्लीज आदि, मुझे छोड़कर मत जाएं। मिरोसा ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ लिए थे, जबकि उसकी बातों पर आदि तरफ उठा था। एंजल, प्लीज, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों? बताएं, क्यों डर रही हैं? किससे डर रही हैं? आदि ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया था। उसकी बातें सुनकर आदि की नाराजगी लम्हों में बाप बन के उठ गए थे। पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि ऐसा ही होगा। प्लीज आप मत जाएं। मिरोसा के सीने से लगते हुए बोलती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो आंखें साफ करती उससे दूर थी। आदि ने उठकर दरवाजा खोला था। आदि बेटा, सोए तो नहीं थे? दरवाजे पर शहरिया साहब खड़े थे। आदि उन्हें अंदर ले आया था। मिरोसा ने जल्दी से सर पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठाकर ओढ़ा था। डैड, क्या बात है? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। आदि उन्हें साथ हुए सोफे पर आ बैठा था। हाँ, तुम्हें ये फाइल देने आया था। वक्त हो तो स्टडी कर लेना। परसों सुबह 6 बजे की फ्लाइट है तुम्हारी, और कल सारा दिन मुझे पता है तुम मेरी बर्थडे की वजह से ना तो तुम ऑफिस जाओगे और ना ही कोई काम करोगे। तो आज इस फाइल को देख लेना। मैंने तो सब कुछ चेक कर लिया था, तुम भी एक नज़र देख लो। शहरिया साहब बोलते बोलते उठ खड़े हुए थे। डैड, क्या इस बार भी मेरी जगह आप नहीं जा सकते? आदि ने मिरोसा को एक नज़र देते हुए बाप से कहा। आदि बेटा, क्या बात है? मैंने नोट किया कि हर बार जब भी शहर से या मुल्क से बाहर जाने की बात होती है आप मुझे साफ मना कर देते हैं, और हर दफा आपकी जगह मैं ही जाता हूँ। इस बार तो आपने खुद जाने की हामी भरी थी, फिर अब क्या हुआ? शहरिया साहब ने आदि को गौर से देखा था, जो तसबस से उन्हें और मिरोसा को देख रहा था। कोई बात नहीं बेटा, आप नहीं जाना चाहते तो मत जाए। मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट थी इस बार, बट कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। शहरिया साहब मुस्कुराते हुए उठ खड़े थे। डैड, इट्स ओके एंड मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत हो। आदि ने सर झुकाए बैठी मिरोसा को देते हुए अपना फैसला सुनाया था, लेकिन मिरोसा ने सर उठाकर आदि को नहीं देखा था। वो शहरिया साहब के जाते ही सोने लेट गए थे। आदि गहरी सांस भरते उसके पास आया था। एंजल, सुना ना आपने, डैड की तबीयत ठीक नहीं है यार। आदि उसके पास जाकर लेट गया था, जो खामोशी से आंसू बादी करवट के बाद लेटे थे। आदि, मुझे नींद आ रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मिरोसा ने गुस्से से कहा था। इसमें गुस्से की क्या बात है यार? दिस इज टू मच एंजल, आप बिला वजह मुझसे खफा हो रही हैं।
आदि को भी गुस्सा आ गया था, मगर मिरोसा ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। आदि कुछ देर उसका मुंतजिर रहा था, लेकिन जब मिरोसा ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने झुककर मिरोसा को देखा था, जो रोते रोते सो गए थे। उफ, इस लड़की की नींद, दूसरी की नींद हराम खा के मैडम बहुत मजे से सो गई हैं। आदि ने करवट लेकर मिरोसा के गिर्द बाहों का हंसा बांध लिया था। उसके साथ को चूमते हुए खुद भी आंखें मूंद गया था। वो इस बात से अनजान था कि जिस वजूद को आज वो बाहों के सामने लेकर सो रहा था, कल वो उससे एक गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए बिछड़ जाने वाला था। आदि प्लीज मत जाए ना, मुझे डर लग रहा है। अब डैड की बर्थडे थी जिसे सेलिब्रेट करके अब अपने रूम में चला था। पैकिंग को सुबह ही कर चुका था, अब जरूरत का कोई सामान अपने बैग में रख रहा था। सुबह 4 बजे उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। अभी 3 बज रहे थे, इसलिए अपने सामान का असर नो जायजा लेते वो कुछ एक चीजें बैग में रख रहा था कि तभी उसकी पूंछ से कोई अचानक आकर लिपट गया था। साथ ही उसके सीने पर बाजू का हसार बांध गया था। यह नरम गरम हसार और लम्स उसके लिए अनजान नहीं था। वो होले से उसके अंदाज पर मुस्कुरा जाता। आदि मत जाए, बस वही गर्दान जो वो सुबह से सुन रहा था और अभी वही बात सुनकर बुटना से झंझला गया था। एंजल, इनफ, बस बहुत हो गया। आपने मुझे कल से परेशान करके रखा हुआ है। सोच रहा था कि थोड़ी देर सो जाऊंगा, मगर आपकी बस एक ही वही डांट। बाहर में गई नींद, चैन और आराम। मैं जा रहा हूँ और आप तो जरूर ही जाऊंगा, ताकि प्रूफ कर सकूं कि आपका ये डर फजूल है। जब मैं वापस आऊंगा ना, तो आपके हिसाब पर सवार ये डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आदि ने मिरोसा का खुद से अलग किया था। वो सर झुकाए खड़ी थी, या शायद रो भी रही थी। अच्छा, मेरी तरफ देखें, जाते वक्त मुझे रुखसत करके रोते हुए रुखसत करेंगी। आदि ने मिरोसा का चेहरा ऊंचा करते हुए पूछा था, जो खामोशी से रो रहे थे। एंजल, मैं जल्द लौट आऊंगा, इस तरह मत रोए, वरना सफर मेरा भी अच्छा नहीं गुजरेगा। सारे वक्त में परेशान रहूंगा। आदि ने मिरोसा के आंसू पूछे थे। आदि, आज आखिरी बार अब मुझे देख रहे हैं। जब आप वापस आएंगे ना, तो मैं आपको देख ना पाऊंगी, ना आप मुझे। मिरोसा रोते हुए बोलती, फिर वही बात यार। आदि कुछ कहता उससे पहले ही मैं भी दरवाजा नॉक करती रूम में चली आई थी। आदि, तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं, उनसे आकर मिल लो। मैविश ने एक नजर आदि पर डालकर मिरोसा को देखा था, जबकि आदि भी मिरोसा को देखता हुआ उनके साथ ही चला गया था। और फिर उसने सामान भी नौकर से मंगवा कर गाड़ी में रखवाया था। वो लास्ट टाइम रोती हुई मिरोसा को देखना नहीं चाहता था। इधर आदि के जाने के बाद उसका सामान भी जाता हुआ देखकर मिरोसा के जिस्म जान से निकल गई थी। वो बेजान कदमों से चलती हुई रूम की इकलौती खिड़की तक आई थी, जो नीचे की तरफ खुलती थी। उसने वो पर्दा से हटकाकर गाड़ी में बैठे हुए आदि को बरसती हुई आंखों से देखा था, जो खुद भी खिड़की की तरफ ही देख रहा था। रोती हुई मिरोसा पर नजर पड़ती उसका दिल किसी अनजाने से एहसास से जोर से धड़का था, मगर वो दिल की पुकार को नजरअंदाज करते गाड़ी में बैठ गया था और गाड़ी गेट पार करके बाहर निकल गए थे। प्रेजेंट। आदल अफंदी मेरे मना करने के बावजूद मुझे छोड़कर चले गए। 2 दिन मेरे शदीद खौफ के हसाब में अपने रूम में जाते हुए गुजारे। मेरी नींद, जिससे मैं सबसे ज्यादा महविश अफंदी को शिकायत थी, इन 2 दिनों में न जाने कहाँ गायब हो गई थी। आदि रोज महसूस वक्त पर कॉल करते, पहले अपनी माँ से बात करते, फिर मुझे कॉल कर देते, और उनकी कॉल आते ही महविश अफंदी मेरे आस पास मुंडलाती रहते थे। उनके डर की वजह से मैं बस मुख्तसर बात करके कॉल रख देते थे। आदि को गए हुए 2-4 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन मैं दिन के वक्त सोकर उठी थी कि अचानक मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल पे की। कॉल फोन पर महविश अफंदी थे। उन्होंने कहा कि उनके अलमारी में एक बड़ा सा काला बैग पड़ा हुआ है, वो बैग लेकर मैं आशियाना आ जाऊं। इस बैग में आशियाना के बच्चों के लिए सामान है, जो मेरे हाथों सब लोगों में बंटवाना चाहती हैं। ड्राइवर भी बाहर मेरे इंतजार में खड़ा था। मैं फौरन बैग लेकर चली आऊं। और देखो मेरी बेवकूफ़ी, मैं उनके इतने से इल्तफात पर खुश हो गई थी। ना मैंने ये पूछा कि ये नंबर किसका है, और ना ही ये पूछा कि वो चारा मुझ पर इतनी मेहरबान कैसी हो गई। बस बिना सोचे समझे वो बैग लेकर घर से निकल गए। घर से बैग के साथ निकलते मुझे सभी नौकरों ने देखा था, और महविश अफंदी भी यही चाहती थी। मैं खुशी खुशी जाकर घर में बैठ गई। फिर रास्ते में अचानक घर में अजीब ही स्मेल फैलने लगे, अजीब सा धुआं, जैसे किसी ने मिर्चें जलाई हो। मैंने ड्राइवर से पूछा ये क्या है, मगर जवाब नदार। मैंने जल्दी से गाड़ी की खिड़कियां खोली। मुझे बहुत ही तेज खांसी उठने लगी थी। मैं जोर जोर से खांसने लगी। तभी ड्राइवर ने मुझे पानी की बोतल दी। पानी पीते ही मेरा सर भारी होने लगा था। फिर मुझे होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो किसी सुनसान बड़े से गोदाम जैसे रूम में थी। मैंने चारों तरफ देखा, रूम में कोई नहीं था। अजीब सी सिलन सब जगह फैली हुई थी। मैं चीखती हुई रूम के दरवाजे तक पहुंची थी, मगर बहुत बार बजाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। मैं चीखती रही, रोती रही, दरवाजा बजा बजा कर हाथ थक गए, मगर ना दरवाजा खुला और ना ही किसी की कोई आवाज आई। मैं थक आकर दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ गई।
मुझे वहां पर बैठे और रोते हुए न जाने कितनी देर हो चुकी थी कि अचानक दरवाजा खुला और महविश अफंदी के साथ ही जरोश और अनिका रूम में चली आई। इन तीनों को अंदाता देखकर मैं तो जैसे फ्रीज हो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ मेरे साथ महविश अफंदी ने करवाया है। मिरोसा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो वक्त याद करते उसके ऊपर जैसे दोबारा जान किन्ने तारी हो गई थी। अंदर बैठे आदि का भी वही हाल था। वो सोफे की पूछ से पीठ लगाए बैठ गया, खुली सुरह आंखें छत पर टिकी हुई थी और जिसम से जैसे जान निकलती जा रही थी। मम्मी क्या है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चले, मेरा दम घुट रहा है। जहाँ मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो आशियाना आ रही थी ना। ये कौन सी जगह है? मैं हैरत से उनसे पूछने लगी थी, तभी उन्होंने पास आकर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं जोर से पीछे जा गिरी। ये सब मैंने किया है, मेरे ही कहने पर तुम्हें यहाँ पर लाया गया। अब भूल जाओ घर को और आदि को। वो सर मैर से बोलती। उनके चेहरे पर छाई हुई फरगोनियत ने मुझे शस्त्र कर दिया था। जिसका डर था वही हुआ। मुझे मेरी जिंदगी से दूर किया जा रहा था। कैसे रहती मैं आदि के बिना? मैं जल्दी से भागकर मैं भी अफंदी के पैर में गिर गई। यह गरूर से अकड़ी गर्दन और आंखों में नफरत का तासर लिए मुझे देख रहे थे। उन्होंने एक जोरदार ठोकर मारकर मुझे खुद से दूर फेंक दिया था। मीरोसा के पहलू में अब भी वैसी शदीद तकलीफ उठी थी जैसे 2 साल पहले उसने महसूस किए थे। उसके साथ ही उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा और मेरे मुंह को ऊंचा करके जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। मेरे बेटे और शोहर को मुझसे छीनकर क्या समझती थी कि तुम जीत गई? आदि को मुझसे बदगन करना चाहती थी ना तुम, और तुमने बड़ी चालाकी से शायरी को भी अपनी इस मासूमियत के जाल में फंसा लिया। मुझसे मेरे शोहर ने घर से निकल जाने को कहा सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम मेरे घर पर राज करना चाहती थी, है ना? मगर यूं यूं चुटकी में निकाल फेंका मैंने तुम्हें अपने घर से। कहा था ना कि मुझे मजबूर मत करना, मगर तुम्हें शायद समझ नहीं आया। अब भूल जाओ वापसी का ख्याल। अपने घर तो क्या, अब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर से भी निकलवा कर दम लूंगी। वो हशर करूंगी तुम्हारा कि तुम जी पाओगी ना मर सकोगी। उन्होंने बुरी तरह से मुझे पीटना शुरू कर दिया था। नफरत और गुस्से से वो पागल हो गई थी। मुझे बुरी तरह से मारती जा रही थी और चलाती जा रही थी। मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर मैं टॉर्चर करने पर आई तो तुम्हारा बुरा हशर कर दूंगी। जरोश, अनिका, इस डायन की वजह से रजवान आज इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ है। उसको भी इसी तरह पीटो जिस तरह उसने रजवान को मार पड़वाए थे। उनके कहने के साथ ही जरोश और अनिका ने जानवरों की तरह मुझे मारा। मैंने इन शैतान सिफत औरतों से लाख माफिया मांगी, मिन्नत की, मगर उनके दिल में मेरे लिए मौजूद नफरत शायद मेरी इल्तिजाओं से ज्यादा ताकतवर थी, और अपनी सारी नफरत वो इस वक्त मेरे वजूद पर उतार देना चाहती थी। मेरोसा के खामोश बहते हुए आंसू अब हिचकी में बदल गए थे। उसके पास बैठी आशा ने उस पर साथ लगा लिया था, जो खुद भी उसकी तकलीफ पर रो रही थी, जबकि अंदर बैठे आदि ने खामोशी से बहती आंखों को अब कर्ब से बांध कर लिया था। उस्मान की आंखें भी बुरी तरह से बरस रही थी। उसकी नन्ही सी गुड़िया ने कितने कर्ब झेले थे। शायद उस दिन मार खाते खाते मैं मर ही जाती। तभी महविश अफंदी ने अपनी बहन और बांजी को आवाज देकर रोक दिया और अपने पर्स में से एक पेन और लेटर पैड निकालकर मेरे आगे फेंका। साथ ही कुछ आदमी को आवाज देकर अंदर बुलाया। जो मैं कह रही हूँ ना वो लिखो, वरना आज रात तुम इन लोगों के हवाले कर जाऊंगी। ये तुम्हें नोश खाएंगे और तुम आदि छो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। उनने मेरे बाल खींचते हुए मजीद एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। खुदा के गजब से डरे महविश अफंदी, आप भी 2 बेटियों की माँ और एक औरत है। मैंने इतना ही कहा था कि अनिका ने दोबारा मुझे मारना शुरू कर दिया। जुबान चलाती है आंटी के सामने। आंटी, मैंने पहले भी कहा था ये रहम के काबिल है ही नहीं। छोड़ दे इन आदमियों को इस बार और फिर उसे रिजवान के हवाले कर दें। असल मुजरम ये उसी की है। अनिका भी अपनी हालत की तरह शदीद नफरत करती थी मुझसे, बेहद बेताशा, और उसकी वजह भी आदल अफंदी की जात थी। महविश अफंदी मुझे अनिका से खूब मार पड़वा कर मेरे सामने आ खड़ी हुई। लिखती हो या मैं मान लूं अनिका की बात? महविश अफंदी ने मुझसे पूछा था। मेरे पास रजामंदी देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। जो मैं बोल रही हूँ वही साथ साथ लिखती जाओ। उन्होंने मेरे आगे लेटर पैड रखा था। लिखो। मैं रोते हुए कामते हाथों में पेन पकड़कर लिखने लगी। आदि, जब तक आप वापस आएंगे मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रही हूँ। मैं आजिज़ आ चुकी हूँ रोज रोज की इस लगी बंदी घरेलू लाइफ से। मैं इतनी जल्दी और इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, अपना कैरियर बनाना था, कुछ बनना था। शादी मेरी लाइफ में बहुत बात का ऑप्शन थी, मगर पापा ने मुझे आपसे शादी के लिए इतना फोर्स किया कि अपने हवाबों को दरकिनार रखकर न चाहते हुए भी मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़े। अपनी शादी के बाद मैंने बहुत चाहा कि अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लूँ, अपने हवाबों को भूल जाऊँ, पर अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाऊँ, सब कुछ भूल जाऊँ। और इस कोशिश में शायद मैं कामयाब भी होने लगी थी। लेकिन एक बार फिर फ्रेडी अपने सब दोस्तों को देखकर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी बुरी तरह से याद आने लगी। मुझे एहसास होने लगा कि मैं कुछ भी नहीं भूल सकी। फ्रेडी ने मुझे याद लाया कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स पढ़े थे सिवाय मेरे।
अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, और मैं शोहर की कैब में घुट कर जिंदगी गुजार रही हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं भी अपने फ्रेंड्स की तरह खुलकर जिंदगी गुजारूंगी, घूमूंगी फिरूंगी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। मुझे पूरी दुनिया देखनी है आदि, वो भी आज़ादी के साथ। इसलिए मैं फ्राइडे अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा के लिए वापस जा रही हूँ। ये लोग पाकिस्तान के बाद भी और भी दूसरे ममालिक में टूर्स पर जाएंगे। मैं भी दुनिया घूमने उनके साथ जा रही हूँ, अपने ख्वाबों को पूरा करने। मेरा इंतजाम की जगह दी, ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं चाहती एक बार फिर आप मेरी राह की रुकावट बने। आपकी मेहरोसा। लफ्ज थे कि कोई तेज था चाकू जो बुटना से मेरी रगों को काट रहे थे। हर लफ्ज के साथ ही मैं तकलीफ वाजियत के साथ ही नडाल होते जा रहे थे। जिस बात से मैं डरती थी आखिरकार वो मेरे सामने आ गई। महविश अफंदी ने मुझे अपने बेटे की जिंदगी से निकाल फेंका था। मुझे पता था जो कुछ मैं लिख रही हूँ वो लफ्ज नहीं, जहर थे जो आदि की रगों में उतरकर उन्हें जीते जी खत्म कर देंगे। वो लफ्ज नहीं, मेरी तबाही थे जो मेरी जिंदगी को तबाह करने वाले थे। मुझे ये भी पता था कि ये लेटर जैसे ही आदि के पास जाएगा, मेरे लिए उनकी जिंदगी में दोबारा दाखिले का दरवाजा बंद हो जाएगा। मालूम था मुझे कि महविश अफंदी ये लेटर सिर्फ आदि को नहीं दिखाएगी, बल्कि उसकी तशहीर पूरे खानदान के सामने की जाएगी। मुझे गलत समझा जाएगा, मैं काबिल मुज़ाहमत, काबिल नफरत ठहराई जाऊंगी। मेरे इस अमल का असर मेरी बहनों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। महविश अफंदी उन्हें भी निशाना बनाने से नहीं चौंकेगी। मगर मैं बेबस थी। मगर मैं ये सब नहीं लिखती तो वो जालिम औरत मुझे लोगों के हवाले कर देती। मेरोसा ने रोते हुए एक तेज हिचकी ली थी। दर्द जो हाथ से बढ़ गया था, जबकि अंदर बैठे आदि के कानों में वो लफ्ज एक बार फिर से पिघले हुए शीशे की तरह उतरते चले जा रहे थे। ये लफ्ज उसके एंजल के नहीं, ये लफ्ज उसकी माँ के थे। उसके सर में शदीद दर्द के धमाके हो रहे थे। सर के साथ ही पूरे वजूद ही पका हुआ फगोड़ा बन गया था। मेरोसा के वजूद से उठते हुए दर्द उसके रूम रूम में सरायत करता जा रहा था। आंखें खून के आंसू रो थी और उसके आंसू पहुंचने वाले दोस्त भी आतो पत्थर के मुजस्समों की तरह तब्दील हो गए थे। कितना गलत समझा था उन्होंने मेरोसा को, जबकि यहाँ तो वो लेटर जिसको बुनियाद बनाकर मेरोसा को बात चलन समझे थे, उसका एक एक लफ्ज भी मैविश का लिखवाया हुआ था। रूहान तक की हालत गैर थी। वो बच्चों को सुलाकर उन सबके साथ यार बैठा था। मैविश अफंदी हंसती हुई मुझसे लेटर लेकर पलटी थी और अपनी जीत का जश्न मनाती। यूं ही मुझे रोता चौका सबके साथ जा चुकी थी। मैं रोती रही। जिस समय लगी चोटों पर इंतहाई तकलीफ थी, जिसकी शिद्दत से लगता था कि मैं शायद मर जाऊंगी, और आखिरकार दर्द से तड़पते हुए मैं सो गई थी या शायद बेहोश हो गई थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे हाथ और पैरों से जान खींच ली गई थी।